ये बताएंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी अब अंदर से कमजोर हो रही है, अंदर से टूटती जा रही है। आज दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री और आम आदमी पार्टी के दलित नेता राजकुमार आनंद ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे के पीछे उन्होंने 4 बड़ी वजहें बताई हैं, 4 कारण बताए हैं। पहला, हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा न देना। दूसरा, शराब घोटाले में खुद को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी का गलत इस्तेमाल करना। तीसरा, दीवार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाकर एक भी दलित नेता को राज्यसभा का सांसद न बनाना और दलित नेताओं का पार्टी में अपमान करना। और चौथा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आम आदमी पार्टी का अपने लक्ष्य से भटक जाना। ये 4 कारण इन्होंने बताए हैं और आज अरविंद केजरीवाल की ही सरकार में उन्हीं के एक मंत्री ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि भ्रष्टाचार पर जो कुछ हो रहा है आम आदमी पार्टी में इस मुद्दे पर, उससे वो सहमत नहीं है। राजकुमार आनंद अरविंद केजरीवाल के सबसे पुराने साथियों और सहयोगियों में से एक हैं और वो तब से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए थे जब उन्होंने वर्ष 2011 में अन्ना आंदोलन में हिस्सा लिया था। समय का चक्र देखिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एंट्री ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुई थी और आज उन्हीं के साथ ही उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनका साथ छोड़ रहे हैं। वर्ष 2012 में जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया, तब राजकुमार आनंद अपनी पत्नी वीना आनंद के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और उनकी पत्नी ने वर्ष 2013 में उसी सीट से विधानसभा का चुनाव जीता था, जिस सीट से आजकल राजकुमार आनंद विधायक हैं। मैं दोबारा से आपको तस्वीर दिखाता हूं और आप देखिए संजय सिंह के पीछे अब वही तस्वीर लगी हुई है जहां अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे दिखाई दे रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी पूरे देश में हर जगह इसी तस्वीर का प्रचार करेगी, हर जगह इसी तस्वीर का प्रयोग करेगी और यह बताएगी कि कैसे बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डाल के रखा हुआ है और कैसे उन पर अत्याचार हो रहे हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि संजय सिंह ने खुद अपनी डीपी में ये तस्वीर नहीं लगाई है और अपनी डीपी में उन्होंने अभी अपनी ही तस्वीर लगाई हुई है केजरीवाल के साथ। इसलिए अब हो सकता है कुछ घंटों में वो अपनी डीपी चेंज कर ले। अब आपको दिखाते हैं कि इस घोषणा पत्र में आटा से लेकर डाटा तक और घर बैठे पैसे से लेकर पेंशन तक बहुत कुछ लोगों को मुफ्त में देने का वादा किया गया है। मुफ्त के वादों से भरा हुआ है। जैसे जिन किसानों के पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है या जो भूमिहीन किसान हैं, उन्हें हर महीने घर बैठे 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। सभी किसानों के लिए कर्ज माफी को लागू किया जाएगा, सभी किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। मुफ्त राशन में अब गेहूं नहीं मिलेगा बल्कि गेहूं की जगह पिसा हुआ आटा मिलेगा। तो ये एक नई सोच है अखिलेश यादव की कि गेहूं नहीं बल्कि अब आपको आटा दिया जाएगा। जिस परिवार के पास राशन कार्ड है उसे 500 रुपए तक का मोबाइल फोन का इंटरनेट डेटा मुफ्त में दिया जाएगा, यानी 500 रुपए का मोबाइल डेटा मुफ्त। पूरे देश में युवाओं को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा और हर महीने 5,000 रुपए पेंशन देने के लिए नई योजना लागू होगी। हर महीने 5,000 रुपए पेंशन। असंगठित क्षेत्र के इन्हीं श्रमिकों को हर महीने 500 रुपए भी सम्मान निधि के रूप में दिए जाएंगे। मनरेगा योजना में मिलने वाली मजदूरी को बढ़ाकर 450 रुपए कर दिया जाएगा और रेलवे और सरकारी बसों के किराए में भी वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन्स को छूट दी जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी जीत गई तो इस हिसाब से लोगों को उसकी सरकार में कुछ करने की, असल में कुछ काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और लोगों को घर बैठे आटा भी मिलेगा, डाटा भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी, सब कुछ घर बैठे मुफ्त में मिल जाएगा। यह घोषणा पत्र ऐसे वादों से भरा पड़ा है जो सिर्फ हवाई है। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी का वादा है कि वो वर्ष 2029 तक देश में गरीबी को पूरी तरह से मिटा देगी। क्वेश्चन पेपर लीक में होने वाले भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी, यानी इसके बाद कभी कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा, खत्म कर देगी इसको। गंगा और यमुना जैसी नदियों को प्रदूषण मुक्त कर देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी देश बना देगी। लेकिन यह सब होगा कैसे
ये इस घोषणा पत्र में नहीं बताया गया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस घोषणा पत्र में शायद बहुत सारी बातें लिख तो दी गई हैं, लेकिन अखिलेश जी ने यह नहीं बताया कि उनके पास रोड मैप कौन सा है, उनके पास योजना क्या है और क्या रणनीति है कि वो ऐसा करेंगे। 5,000 रुपए अगर सबको देंगे घर बैठकर, 500 रुपए का डेटा अगर सबको देंगे मुफ्त में, तो ये पैसा आएगा कहां से। हालांकि इस घोषणा पत्र में मोदी सरकार की नीतियों के विरोध को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है और इस संबंध में इस पार्टी ने कई बड़े वादे किए हैं, वो भी देख लीजिए। जैसे मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के तहत सभी फसलों पर किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी, वर्ष 2025 तक देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, वर्ष 2025 तक दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के खाली पड़े सभी सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी और लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून अगले 2 वर्षों में ही लागू कर दिया जाएगा। यह मोदी सरकार का वही कानून है जो 2029 के बाद लागू होना है, जो महिला आरक्षण का है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे 2026 तक ही लागू करने का वादा कर रही है और कह रही है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जल्द से जल्द 33% होनी चाहिए। तो इसके एक दावे को तो हम आज ही चेक कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसी समाजवादी पार्टी ने अब तक उत्तर प्रदेश में जिन 40 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उनमें सिर्फ 8 महिलाएं हैं। इनमें भी 1 महिला उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो चुका है और बाकी की जो 7 महिला उम्मीदवार हैं, उनमें 4 महिला उम्मीदवार बड़े राजनीतिक परिवारों से आती हैं, जिनमें अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का नाम भी है। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी यह वादा कर रही है कि वो महिला आरक्षण को लेकर बहुत गंभीर है। तो इस घोषणा पत्र में कुछ अधिकार दिए गए हैं लोगों को, जैसे गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति का अधिकार, बेहतर स्वास्थ्य पाने का अधिकार, सुविधा से एफआईआर दर्ज होने का अधिकार। इस तरह की बातें इसमें लिखी गई हैं, लेकिन यह होगा कैसे यह नहीं पता। एक लाइन में लिख दिया कि 2029 तक गरीबी का पूर्ण उन्मूलन कर दिया जाएगा, बस कैसे होगा यह नहीं पता। 2029 तक भूख से मुक्ति मिल जाएगी, कैसे होगा यह भी नहीं पता। बस एक एक लाइन में ये सारे ख्याल जो हैं वो सब डाल दिए गए हैं। अब आप ये देखिए कि जब विपक्षी दलों के घोषणा पत्र एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं, उनमें घोषणाएं अलग अलग हैं, आंकड़े अलग अलग हैं, तो फिर ये चुनावों में जीतने के बाद देश की सरकार कैसे चलाएंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि एक ही मुद्दे पर कांग्रेस कुछ कह रही है, समाजवादी पार्टी कुछ कह रही है, डीएमके कुछ और कह रही है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कुछ और कह रही है। तो जब सरकार बनेगी मान लीजिए इनकी, तो फिर किस पार्टी का मैनिफेस्टो लागू होगा। जैसे कांग्रेस का वादा है कि वो भूमिहीन किसानों को, भूमिहीनों को जमीन देगी, जबकि समाजवादी पार्टी का वादा है कि भूमिहीनों को हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन देगी। अब पेंशन दी जाएगी या जमीन दी जाएगी, यह कैसे तय होगा। कांग्रेस कहती है कि वो नीट की परीक्षा की समीक्षा करेगी, लेकिन डीएमके ने वादा किया है कि वो नीट की परीक्षा को खत्म ही कर देगी। समाजवादी पार्टी कहती है कि वो हर गरीब महिला को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन देगी। कांग्रेस कहती है कि वो गरीब परिवार की एक महिला को जो हर महीने 8,333 रुपए देगी, और आम आदमी पार्टी कहती है कि वो हर महीने गरीब महिलाओं को 1,000 रुपए देगी। तो आखिरकार अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो गरीब महिलाओं को कितना पैसा मिलेगा और किसकी बात मानी जाएगी। इसी तरह समाजवादी पार्टी कहती है कि वो मनरेगा योजना में प्रतिदिन मजदूरों को बढ़ाकर 450 रुपए दे देगी, लेकिन कांग्रेस कहती है कि वो इसे 400 रुपए ही करेगी। आम आदमी पार्टी देश में गरीबों को मुफ्त बिजली देने का वादा करती है पूरे देश में। समाजवादी पार्टी कहती है कि वो सिर्फ बिजली देगी, मुफ्त बिजली का वो वादा नहीं करती। तो अब सिर्फ बिजली दी जाएगी या मुफ्त बिजली दी जाएगी। कांग्रेस कहती है कि वो देश भर में 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना को लागू करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि वो देश भर में मोहल्ला क्लिनिक्स खुलवाएगी और सबको मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाएगी, जिसमें कोई सीमा नहीं होगी। इसी तरह डीएमके ने वादा किया है कि वो सीएए कानून को समाप्त कर देगी, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में सीएए पर कोई वादा नहीं किया गया है। और आज ही समाजवादी पार्टी ने यह वादा किया है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को देश में फिर से लागू करेगी, जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम के वादे को शामिल ही नहीं किया है। और यह इसलिए बहुत खास बात है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने
ओपीएस के इसी मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीता था और तब इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट पैदा हो गया था और शायद इसी वजह से कांग्रेस ने इस वादे को अब अपने घोषणा पत्र से हटा दिया है। लेकिन अब उसकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीतने पर इसे फिर से देश में लागू करने का वादा कर दिया है। इसलिए सोचिए, अगर ये विपक्षी दल चुनाव जीत भी गए तो फिर ये सरकार कैसे चलाएंगे और उस सरकार की नीति कैसे तय होगी। अब आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का यह बयान सुनिए, जिन्होंने यह बताया है कि उनके घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा क्यों नहीं है। और पी चिदम्बरम का यह बयान आज अखिलेश यादव जी को भी ध्यान से देखना चाहिए। और जो ये पॉलिटिक्स है, MY की पॉलिटिक्स, इसमें M का मतलब होता है मुसलमान, मुस्लिम, जिनके लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे हैं, और Y का मतलब होता है यादव, जिनके लिए समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे हैं। तो मुसलमानों के लिए वादे कांग्रेस ने किए हैं और Y यानी यादवों के लिए जो वादे हैं या जो दूसरे वर्ग हैं समाज के, उनके लिए समाजवादी पार्टी ने वादे किए हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम प्लस यादव का फॉर्मूला मुलायम सिंह यादव लेकर आए थे और यह फॉर्मूला एक जमाने में बड़ा प्रभावशाली माना जाता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 20% मुस्लिम वोट हैं और 8% यादव वोट हैं, तो 28% का वोट बैंक तो आपने सीधे इससे साध लिया। लेकिन यूपी की राजनीति में अब एक और MY फॉर्मूला स्थापित हो चुका है और इस MY फॉर्मूले का मतलब है मोदी प्लस योगी। और इस MY फैक्टर को आप आज मोदी और योगी की इन नई तस्वीरों से समझिए, जिनकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। इनमें पहली तस्वीर मेरठ में एक रैली की है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने से गुजरकर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि बड़ों के सामने से नहीं निकला जाता, बल्कि वो पीछे से घूमकर मंच पर जाकर खड़े होने की कोशिश करते हैं, खड़े हो जाते हैं। और इस तस्वीर में आपको ये दिखाई देगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी का कितना सम्मान करते हैं, कितना आदर करते हैं। जैसे हमारे परिवारों में बड़ों का आदर किया जाता है, बुजुर्गों का आदर किया जाता है, उनके सामने से नहीं गुजरा जाता, उनके पीछे से जाते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने मंच पर किया जब उनका भाषण देने का नंबर आया। तस्वीर आप देख सकते हैं, देखिए, फिर से आप देखिए, सामने से नहीं गए बल्कि पूरा घूमकर मंच पर वो पीछे से प्रधानमंत्री मोदी के तब वो भाषण देने के लिए गए हैं। ये एक सम्मान दिखाने का, इज्जत देने का एक तरीका है और जो लोग जो पारंपरिक भारतीय परिवारों से आते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, जो उत्तर प्रदेश में ही पीलीभीत में हुई एक और रैली की है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भाषण देने के लिए फिर से ऐसे ही पीछे से घूमकर जाने की कोशिश करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा कि आप आगे से ही निकल जाइए, घूमकर जाने की जरूरत नहीं है, आप आगे से जाइए। देखिए आप, ये मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। अब यहां देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बाह पकड़ी और कहा कि पीछे से जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे सामने से ही गुजर जाइए। और इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। और इन तस्वीरों से आप उत्तर प्रदेश के इस नए शक्तिशाली MY फैक्टर को समझ सकते हैं, यानी मोदी और योगी फैक्टर। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की ऐसी तस्वीरें वायरल हुई हैं। वर्ष 2022 में भी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब एक तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था और यह तस्वीर भी उस समय बड़ी वायरल हुई थी और लोगों ने इसका मतलब डबल इंजन से लगाया था कि ये दोनों नेता जो हैं, ये एक डबल इंजन की तरह उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। अब उत्तर प्रदेश की बात अगर हो ही रही है तो आपको एक और दिलचस्प खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट का आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करते हैं। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए एक प्रतिष्ठा वाली सीट है, क्योंकि हमेशा से गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहां से लड़ता है। राहुल गांधी पिछले कई चुनावों से यहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और पिछली बार हार गए थे, जिनमें तमिलनाडु और तेलंगाना में 5-5, कर्नाटक और केरल में 3-3
और आंध्र प्रदेश में एक रैली की है। और इस बार बीजेपी सबसे ज्यादा मेहनत तमिलनाडु में कर रही है, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई हैं, जो कि एक नए युवा नेता माने जाते हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक अलग केमिस्ट्री दिखती है, वैसी ही जुगलबंदी तमिलनाडु में के अन्नामलाई और प्रधानमंत्री मोदी के बीच आजकल दिख रही है। और अन्नामलाई की वजह से ही इस बार बीजेपी ने तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन नहीं किया। और इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार तमिलनाडु में अन्नामलाई पर बहुत भरोसा करके चल रहे हैं। 39 वर्ष के अन्नामलाई ने आईआईएम लखनऊ से एमबीए की है और एक दशक पहले तक वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी किया करते थे। इसके बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और वो पहली बार में ही यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईपीएस ऑफिसर बन गए। और पुलिस विभाग में उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि एक बार जब उनका ट्रांसफर हुआ तो इसके खिलाफ बहुत सारे पुलिसकर्मी ही बेंगलुरु में धरने पर बैठ गए थे। के अन्नामलाई ने 10 वर्षों तक आईपीएस की नौकरी की, फिर बाद में 2020 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब बीजेपी ने उन्हें तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने की जिम्मेदारी दी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके बारे में क्या कहा वो भी सुनिए।